हेलो साथियों, नमस्कार। मैं नीतीश कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल आदर्श एकेडमी एंड रघुनाथपुर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज का ये वीडियो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं चैप्टर के पार्ट 2 होंगे, क्योंकि इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर चुका है। जो वीडियो अपलोड है आप YouTube पर जाकर के चैनल को सर्च करके वहाँ पे पार्ट 1 इसका वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाएं। तो आइए इसके बारे में हम विश्लेषण से पढ़ते हैं। आई होप, और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से, अगर यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और साथ ही लाइक भी करना ना भूलें और साथ ही कमेंट भी करें, ताकि उस कमेंट से मैं आपको और भी ज़्यादा चीज़ें दे सकूं। क्या अच्छाई है क्या बुराई है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं मुझे, तो जिससे मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने में कोशिश करूंगा। धन्यवाद। हेलो साथियों, तो देखिए आज का तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाएं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को समझाने की बात की गई है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम बहुत बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु पहले टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होता है। याद रखेंगे कि कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जो अणु होते हैं वो अणु टूट करके परमाणुओं में परिवर्तन हो जाते हैं, और फिर यही परमाणु जो है आपस में फिर पूर्ण संगठित होकर के एक प्रतिफल के अणु बनाते हैं। ठीक है, यानी कि पहले जो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में अणु टूटते हैं और टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, और फिर वही परमाणु जो है पूर्ण रूप से आपस में संगठित होकर के प्रतिफल का एक नया अणु बनाता है, और इस अभिक्रिया में से जो है अभिकारक अणुओं के बीच का बंधन क्या होता है, टूट जाता है, और अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि परमाणुओं के बीच एक नए बंधन बन जाते हैं, जिससे प्रतिफल का निर्माण होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाएं। ठीक है, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारकों के अणु पहले टूटता है और वो टूट करके परमाणुओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, फिर वही परमाणु आपस में पूर्ण रूप से संगठित होकर के प्रतिफल का अणु बनाते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया में से अभिकारक अणुओं के बीच का बंधन जो होता है क्या होता है, वो टूट जाता है। अभिकारक के बीच का जो बंधन होता है अणु का, वो टूट जाता है, और अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं के बीच एक नए बंधन बनते हैं, और जब एक नए बंधन बनते हैं तो उससे क्या होता है, प्रतिफल का निर्माण होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को लिखें। यदि जो हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उस केमिकल रिएक्शन की कुछ विशेषताएं होगी, तो उस विशेषताओं के बारे में हमें लिखना है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या विशेषताएं होती है और कैसे होती है। तो आइए देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कई तरह की विशेषताएं होती है। सबसे पहली बात बता दूं कि गैस की उत्पत्ति होती है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस की उत्पत्ति होती है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिससे गैस की उत्पत्ति होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दानेदार जस्ता है। ठीक है, यानी Zn जिंक है, और जिंक के साथ जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलाया जाता है, अभिक्रिया कराई जाती है, तो इस अभिक्रिया के दौरान फिर जाकर के जिंक क्लोराइड बनते हैं, और जिंक क्लोराइड के साथ साथ जो है H2 यानी हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होते हैं। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिस अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस का उत्पन्न होता है। जैसे हमने आपको एग्जांपल में बताया है कि जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी दानेदार जस्ता और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब एक साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक क्लोराइड बनता है, और जिंक क्लोराइड के साथ साथ आपका हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अवक्षेप का बनना, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप भी बनते हैं। तो अवक्षेप क्या होता है कि अवक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है कि जब वो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वो विलयन में पृथक हो जाता है। ठीक है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप वह विलयन में पृथक हो जाते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट,
जब ये दोनों का विलयन क्या होता है, एक दूसरे में घुलता है, तो यह विलयन डालने पर, जैसे कि हम आपको मान लीजिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालते हैं, सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालते हैं, तो क्या होता है कि सोडियम नाइट्रेट जो है वो बनता है, और साथ ही सोडियम क्लोराइड जो है एक दही के रूप में, दही के जैसा एक अवक्षेपणी थक्का जम जाता है। चलिए आगे, अगला पॉइंट है रंगों में परिवर्तन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है जिसके अभिक्रिया के दौरान रंगों में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो कुछ अभिक्रिया के होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होते हैं, तो उसमें पदार्थों के रंगों में परिवर्तन आता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट और जिंक, कॉपर सल्फेट और जिंक में जब अभिक्रिया कराए जाते हैं तो ये जिंक सल्फेट और कॉपर में टूट जाता है। ठीक है, कि जिंक सल्फेट और कॉपर में टूट जाता है जब हम कॉपर सल्फेट और जिंक में अभिक्रिया कराते हैं। तो जब जिंक में टूटता है, जो कॉपर सल्फेट होता है उसका रंग होता है नीला। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है, नीला। और जब ये अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया के दौरान जिंक सल्फेट और कॉपर में टूटता है, तो कॉपर सल्फेट का रंग जो है धीरे धीरे नीले रंग समाप्त होने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें पदार्थों के रंगों में परिवर्तन आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइए, अगला हमारा चौथा पॉइंट है कि अवस्था में परिवर्तन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान कुछ पदार्थों के अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। जैसा कि हम अगर बात करें कि जब एक किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती पहले ठोस के रूप में होता है, और जब उसको हम जलाते हैं तो उसमें एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो उस अभिक्रिया के दौरान देखिएगा कि जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती को पहले ठोस रूप में होता है, जलाने के बाद जो है उसका कुछ भाग यानी द्रव के रूप में वो पिघल करके नीचे गिर जाता है, और उसका कुछ भाग जो है जलते हुए वाष्प बन जाता है, और वाष्प बन के वो वायुमंडल में परिणत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम कुछ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ पदार्थ जो है उसके स्वरूप भी बदल जाते हैं, उसके रूप में भी, अवस्था में भी परिवर्तन आता है। ठोस से गैस में बन जाता है, या फिर गैस से द्रव बन जाता है, या फिर आप द्रव से ठोस बन जाता है। ऐसा भी परिवर्तन होता है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान। तो याद रखेंगे कि अवस्था में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ पदार्थों के अवस्था में भी परिवर्तन होते हैं। जैसा कि एग्जांपल यहाँ पे दिखा दिया हमने आपको कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के स्वरूप में भी परिवर्तन होता है। जैसा कि मोमबत्ती के जलने पर मोम के कुछ भाग द्रवित होकर के नीचे गिरता है, और कुछ भाग जो है वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला पॉइंट की तरफ। आइए, हमारा 5वां पॉइंट है ताप में परिवर्तन, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के ताप में भी परिवर्तन होता है। जैसे हमने यहाँ पे देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड में जब अभिक्रिया होती है तो इसके दौरान क्या होती है कि इसमें ताप में भी परिवर्तन आ जाता है। यानी कि यदि कली चूने के ढेले पर, यानी जो चूना होता है ना, उस चूने के ढेले पर अगर यदि हम जल को डालते हैं तो डालने के बाद भी पर्याप्त मात्रा में आप देखेंगे कि वहां पे एक ऊष्मा उत्पन्न होती है, और उस ऊष्मा में उस परिवर्तन हो जाता है। ये पहले का तापमान कुछ और आता है, फिर बाद में तापमान और कुछ बढ़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में तापमान में भी परिवर्तन आता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने बहुत सारी विशेषताओं को आपको बताए। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर यदि आप हमारे चैनल पर, मैं लास्ट में एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे विनती है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में भी जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको अच्छा नहीं भी लग रहा है फिर भी कमेंट कीजिए, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने का कोशिश करूं और आपके सामने और अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।